नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, बीए थर्ड ईयर में एक और नया सेशन में लेकर आया हूं मॉडल पेपर के रूप में। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं के सेकंड पार्ट पर। जी हाँ, अभी से कुछ दिन पहले विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं के अंतर्गत जो पहला पार्ट था आपका, उस पर हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे, है ना। जो 1473 से समथिंग ना 1453 से, माफ कीजिए, 1453 से लेकर 1870 तक का पार्ट था। और आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं में 1471 से 1950 तक का जो सेशन है आपका, जो पार्ट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत मेजर इतिहास वालों का एक सेकंड पार्ट है, जिस पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस विषय पर भी दोस्तों हम कुछ 15 महत्वपूर्ण सेशनों पर, 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनकी एग्जाम में 100% आने की संभावनाएं होंगी। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। अच्छा, इसमें भी एक इशू है इस पेपर में कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में जो है इसका सेशन, इसका एग्जाम जो है 8 तारीख के बाद में होने जा रहा है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कल ही पेपर ले रही, दैट मीन्स कि 4 अप्रैल को, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन अभी आज शाम को ही मुझे पता चला कि 4 अप्रैल को भी इस विषय का पेपर है। इस कारण से मैं भी इसको रात में इस सेशन को लेकर के आया हूं। सेकेंड ईयर में मैंने कुछ सेशन ले रहा था, उसको पोस्टपोन करके ये लेकर आया हूं। तो जिनका भी कल पेपर है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, और आज रात भर जाग करके जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। एग्जाम आपका बहुत बेहतर जाएगा। आइए शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है ना। बीए थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट ये सारे सब्जेक्टों पर मॉडल पेपर रेडी हो चुके हैं, इनकी आंसर शीट भी बनकर के तैयार हो चुकी है। जिन दोस्तों को पता नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो बीए थर्ड ईयर मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी में विजिट कीजिए। 2024 और 25 के साथ ही मॉडल पेपर मिलेंगे। तो 25 वालों मॉडल पेपरों को आप जो है ओपन करके देख लीजिएगा। क्लियर है? जो भी विषय का आपको चाहिए, लिस्ट आपके सामने लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल क्लासेस की लिंक भी आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में दी गई है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज में, क्योंकि अभी कल पेपर है, तो उन बच्चों को जल्दी से तैयारी करना है, इसलिए फटाफट सेशन को निपटाएंगे। अच्छा, महत्वपूर्ण बात, विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं में जिन दोस्तों का भी पेपर है कल है, वो अगर चाहे आंसर शीट लेना तो बिल्कुल ले सकते हैं। आंसर शीट इसकी रेडी है, ठीक है। माफ कीजिएगा, इसके आंसर शीट में भी काम चल रहा है, रेडी समथिंग अभी तक नहीं हुई होगी, अभी वर्क चल रहा है इस पर, आंसर शीट पर। तो लेकिन जिनका पेपर कल की जगह 8 तारीख के आसपास पेपर है या 8 तारीख के बाद में है, वो दोस्त इसकी आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको आंसर शीट मिल जाएगी। और इसके में आपको 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है आपके लिए। 99 रुपए किसी भी एक विषय की आंसर शीट लेने पर 99 का सब्सक्रिप्शन है। और यदि आप सभी विषयों के सभी सब्जेक्टों की आंसर शीट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए 249 का सब्सक्रिप्शन है। अब ये मत बोलिएगा कि सर ये पेड क्यों कर दिया, तो दोस्तों ये पेड ही है। आंसर शीट है, मॉडल पेपर में आपको फ्री में ही प्रोवाइड कर रहा हूं। मॉडल पेपर के अंतर्गत जितने भी मुख्य प्रश्न मैं आपको देता हूं ना, ऐसा नहीं कि हवाबाजी करके निकल गए सर, प्रश्न आए नहीं। आप जो है जितने भी पेपर हो चुके ना, आप अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट करके और उन प्रश्न पेपर को हमारे मॉडल पेपर के साथ मैच कर लीजिएगा। अगर जितने भी प्रश्न पेपर में आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपको मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप जो है अगर आपके मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिन दोस्तों का एग्जाम 4 तारीख के बाद में है वो आंसर शीट ले सकते हैं। जिनका 4 तारीख को एग्जाम है वो इन प्रश्नों की तैयारी अपनी पुस्तक से करना प्रारंभ कर दे। रात भर जितना हो सके पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, आगे बढ़ते हैं। ये लोक प्रशासन की नोट्स है, यदि आप में से कोई चाहे तो परचेस कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स है ना, ये उत्तर पुस्तिका नहीं है, आंसर शीट नहीं है, कंप्लीट नोट्स है लोक प्रशासन की। चलिए देते हैं फटाफट जितने भी प्रश्न हो सकते हैं। तो 15 प्रश्न में लूंगा दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लेंगे हम लघु प्रकृति के। तो आप जो है मैं यहीं से बता रहा हूं, बीच में बिल्कुल भी अब इस पर चर्चा नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के, क्लियर है। तो 1 बाय 1 करके 15 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं, पहला प्रश्न है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वैसे तो जो 15 प्रश्न में दे रहा हूं ना, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रकृति के हैं। तो किसी भी प्रश्न के साथ किसी अन्य प्रश्न की तुलना मत करना कि ये पढ़ ले और ये छोड़ दे, ये नहीं करना है। जो प्रश्न दे रहा हूं उनको 100% करना है आपको, ठीक है। तो पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण के कारण बताइए, क्लियर है। पुनर्जागरण का अर्थ और पुनर्जागरण के कारण, ठीक है ना। और भारतीय पुनर्जागरण पर निबंध लिखिए, अथवा में पूछा गया है भारतीय पुनर्जागरण पे निबंध लिखिए। तो सेम प्रश्न है, ठीक है। पुनर्जागरण क्या है और भारतीय पुनर्जागरण के कारण बताइए, या फिर भारतीय पुनर्जागरण पर निबंध लिखिए। पहला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है तृतीय गणतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। क्या प्रश्न है,
तृतीय गणतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके सामने क्या मुख्य समस्याएं हैं। ये प्रश्न, इस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए अथवा में 4 प्रश्न लेकर के आया हूं। अलग अलग तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है, तृतीय गणतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी समस्याएं क्या है, पहला। या फिर इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस के तृतीय गणतंत्र जो 1871 का है, उसे कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और उन पर किस प्रकार काबू पाया गया। तो फ्रांस के सामने 1871 में जो समस्याएं आई थी, उन समस्या किस प्रकार की वो समस्याएं थी और उन समस्याओं से किस प्रकार से जो है उन समस्याओं पर काबू पाया गया। ठीक है, तो ये भी तृतीय गणतंत्र स्थायी गणतंत्र के रूप में ये इसे व्याख्यात करना होगा आपको। अथवा में है कि उन विभिन्न समस्याओं का वर्णन करो जिनका फ्रांस को 1871 के उपरांत सामना करना पड़ा, उससे समाधान किस प्रकार से उसने किया था। तो प्रश्न बेसिकली अगर टर्म देखोगे ना तो सेम मिलेगी आपको, उसमें कुछ अलग नहीं है, टर्म सेम ही है, प्रश्न को पूछने के तरीके अलग अलग हैं। फ्रांस का तृतीय गणतंत्र की समस्याओं का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको जो मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है वो रखना है तृतीय गणतंत्र। तृतीय गणतंत्र और तृतीय गणतंत्र किसके परिप्रेक्ष्य में, फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बिस्मार्क की गृह नीति। बिस्मार्क की गृह नीति क्या थी। अब दोस्तों मैं यहां पर एक बात आपको और एडिशनली बोल के जाऊंगा, अगर आपके पास समय है तो बिस्मार्क की गृह नीति के साथ ही साथ में इसकी विदेश नीति को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। विदेश नीति, ठीक है। बिस्मार्क की गृह नीति और विदेश नीति क्या थी, इनकी विवेचना करना है। इसके अलावा अथवा में है 1871 के बाद में बिस्मार्क ने जर्मनी को आंतरिक स्थायित्व कैसे प्रदान किया, या फिर 1871 के बाद बिस्मार्क ने जर्मनी की आंतरिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया। तो यहां पर जब बिस्मार्क का शब्द आए तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए 1871, ठीक है। तो बिस्मार्क की गृह नीति या बिस्मार्क जो कि जर्मनी से संबंधित, तो जर्मनी की 1871 के समय की जो स्थिति थी, आंतरिक स्थिति, उसका वर्णन आपको करना है, उसकी समस्याओं का वर्णन करना है और उन समस्याओं का समाधान बिस्मार्क ने कैसे किया था, उन समाधानों को भी आपको यहां बताना होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, कैंसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। या फिर अथवा में है कैंसर नहीं, ये कैसर है यार, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। कैसर विलियम द्वितीय की विश्व राजनीति की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। या फिर कैसर विलियम की विदेश नीति प्रथम विश्व युद्ध के लिए कहां तक उत्तरदायी है, विवेचना कीजिए। तो सुनिए, कैसर विलियम द्वितीय उसने किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई थी जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए एक प्रमुख कारणों में से एक कारण बनी। तो ये अलग अलग तथ्य है, लेकिन जो मेन टर्म रहेगी वो आपकी यही रहेगी, कैसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति। विदेश नीति से संबंधित ही वो उत्तरदायी कारण होंगे जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण बने, कारणों में से एक बना। प्रमुख कारण तो नहीं कहेंगे, लेकिन कारणों में से एक कारण बना कैसर विलियम द्वितीय की नीति, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, बर्लिन कांग्रेस 1878 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और ये सारे प्रश्न आपकी बुक में आसानी से मिल जाएंगे, है ना। अब जब प्रश्न मिल जाएंगे तो उनके उत्तर भी मिल जाएंगे। जिनका कल पेपर है उनको बोल रहा हूं, और जिनके पास टाइम है एग्जाम के लिए वो अच्छे से तैयारी कीजिएगा इस पर, है ना, समय आपके पास। तो बर्लिन कांग्रेस 1878 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या फिर बर्लिन की संधि की प्रमुख बातों का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। बर्लिन की संधि या बर्लिन कांग्रेस 1878, दोनों कॉन्सेप्टों को याद रखिए, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। बर्लिन कांग्रेस 1878 या बर्लिन की संधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रूस की 1905 की क्रांति के कारण और परिणाम बताइए। देखिए दो कॉन्सेप्ट है। रूस की क्रांति जो 1905 में हुई थी, कब, 1905 वाली क्रांति ना, 1905 की क्रांति के कारण और परिणाम यहां पर बताने हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा रूस की 1905 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रो देना होगा, उसके बाद में इसके कारण और परिणाम बताने होंगे। क्यों, क्योंकि ये दीर्घ प्रकृति का प्रश्न है। अथवा में पूछा जा सकता है 1905 की क्रांति पर प्रकाश डालिए, इस क्रांति की असफलता के कारण बताइए। तो ये मेन टर्म आपके पास में 3 मेन टर्म हो चुकी है। कौन कौन सी, क्रांति के कारण, परिणाम और असफलता के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए।
प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे? अथवा में है प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, क्या यह युद्ध अनिवार्य हो गया था? तो ये सब कुछ इसी के अंतर्गत, जब कारणों की बात करोगे ना, उत्तरदायी कारण कौन से थे प्रथम विश्व युद्ध के, तो ये अथवा वाले प्रश्न अपने आप उसी के अंदर समाहित हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ के उद्देश्यों, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, सिर्फ राष्ट्र संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया राष्ट्र संघ के बारे में समझाइए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ही समझ लेते हैं। वो जब संयुक्त राष्ट्र संघ पूछे जाए तो राष्ट्र संघ का उत्तर उसमें डाल के जाते हैं। नंबर ऐसे ही नहीं काटता एग्जामिनर, कुछ रीजन रहता, कुछ कारण होता है, और आपको लगता है मैं कंप्लीट लिख कर आया था लेकिन वहां नंबर काट लिए गए, ऐसा नहीं होता है ना। तो राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ है, दोनों को अलग अलग लेकर के चलिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं संगठन का विवरण दीजिए, वहीं राष्ट्र संघ की स्थापना के क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य थे। तो 4 कॉन्सेप्ट इसमें भी पूछे गए हैं। राष्ट्र संघ का परिचय देना है, उसके उद्देश्य बताना है, लक्ष्य बताना है और संगठन के बारे में बताना है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, दो महायुद्धों के बीच, दो महायुद्ध कौन कौन से, 2 विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय, ठीक है ना। तो 2 महायुद्धों के बीच क्षतिपूर्ति का प्रश्न क्या था? जब 2 महायुद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और दूसरा विश्व युद्ध होने वाला था, उसके समय के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति की जब बड़ा बवाल उठा था, जो राष्ट्र हार गए थे वो उनको क्षतिपूर्ति देने के लिए उन्हें मजबूर किया जाने लगा था, और वही कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का, है ना। तो उसी के बारे में आपको बताना होगा, ये वही सवाल है कि क्षतिपूर्ति का प्रश्न, क्षतिपूर्ति का प्रश्न, और इसी को आपको बेहतर तरीके से समझाना होगा। अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, कौन से, डावेस योजना, यंग योजना और लोसाने सम्मेलन। तो ये 3 योजनाएं ऐसी थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में शामिल हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, चीन में 1911 और 1949 की क्रांतियों के कारण परिणामों की तुलना करते हुए उनके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। बहुत ऑथेंटिक प्रश्न है ना, बहुत ऑथेंटिक प्रश्न है, इसमें टर्म ज्यादा ही देखिए। चीन में 1911 और 1949 2 क्रांतियां पूछी गई आपसे, दोनों क्रांतियों को सेपरेटली समझाना है, 1911 की क्रांति और 1949 की क्रांति, और दोनों ही क्रांतियों के कारण बताने हैं और परिणाम बताने हैं, और दोनों क्रांतियों की तुलना करते हुए उनका प्रभाव क्या पड़ा था उसका विश्लेषण भी करना है। मेन कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, इटली में फांसीवाद के उदय और मुसोलिनी के पतन के कारण क्या थे, बताइए। इटली में फांसीवाद के उदय होने के कारण क्या थे और मुसोलिनी के पतन के कारण क्या थे, 2 कॉन्सेप्ट विशेष रूप से पूछे गए। सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है, हिटलर की घरेलू और विदेश नीति, घरेलू या गृह नीति, 2 में से कुछ भी बोल दीजिए आप, ठीक है, दोनों को समझाना है आपको। प्रश्न नंबर 13 है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, घटना और परिणाम, 3 कॉन्सेप्ट यहां पर है, पेन लिख बता देता हूं मैं आपको, और इसको हाईलाइट नहीं किया है इसलिए। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताने हैं, घटना के बारे में बताना है और परिणाम बताने हैं। 3 कॉन्सेप्ट द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न आखिरी के और बचे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या बताना है आपको, पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय देना है, संयुक्त राष्ट्र संघ दरअसल है क्या, उसके बाद इसके उद्देश्य बताना है, और उसके अलग अलग जो अंग है, जो उसकी ब्रांचेस है, उनका वर्णन करना है, उसके अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान की भूमिका पर निबंध लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि अंतरराष्ट्रीय संस्था है ना, वह अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान करने में कितनी सफल रही है, इस पर पूरा एक निबंध तैयार करके देना है। आखिरी प्रश्न है, गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य और विशेषताएं क्या है, और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 15 प्रश्न आपके सामने हैं, इन 15 प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपका काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा भी नहीं, 100% डन हो जाएगा। 15 ही प्रश्न ये, और आगे जो 10 प्रश्न लघु प्रकृति के देने जा रहा हूं, उन सभी प्रश्नों को अगर आपने तैयार कर लिया तो मेरी गारंटी तो छोड़ो, आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एक नहीं बल्कि अगर 2 यूनिवर्सिटियों का पेपर एक दिन में दे रहे होंगे ना, तो वो भी कर लोगे कवर आप। क्योंकि दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर डिजाइन किया जाता है ना, कुछ इस टेक्निक के साथ किया जाता है
कि एग्जामिनर चाहे कहीं से भी पेपर बनाए, उसे प्रश्न यहीं से लेना ही पड़ेगा, वो मजबूर हो जाता है। ठीक है, बाकी तो आप लोगों ने रिजल्ट देखा ही हमारे उसका मॉडल पेपर का, फर्स्ट ईयर से देखते आ रहे हो आप लोग, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से पता है कि मॉडल पेपर कितने विश्वसनीय है। चलिए आगे बात करते हैं 10 लघुत्तरीय प्रश्नों की। पहला सिंगल कॉन्सेप्ट में चूंकि बात करेंगे इसमें पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है और भारत में इस राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है। दो कॉन्सेप्ट यहां पर। अगला प्रश्न है बिस्मार्क और समाजवाद क्या है, दोनों पर टिप्पणी करना है। यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक नीति अफ्रीका के विभाजन का कारण बनी। क्या है, यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक नीति अफ्रीका के विभाजन का कारण बनी, स्पष्ट कीजिए। अथवा में है अफ्रीका के विभाजन में यूरोपीय देशों की भूमिका क्या रही, समझाइए। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है पूर्वी समस्या क्या थी, वे कौन से मुद्दे थे जिनके कारण पूर्वी समस्या विवादग्रस्त बनी रही। पूर्वी समस्या क्लियर है। प्रश्न नंबर 5 है जो दो कॉन्सेप्ट दिए गए उन पर टिप्पणी करने को कह रहा है, पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है 1917 की रूस की क्रांति, इस क्रांति के कारणों की विवेचना करना है, कारण बताना है आपको। अगला प्रश्न है राष्ट्र संघ के द्वारा निशस्त्रीकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, उन प्रयासों को समझाइए, मूल्यांकन कीजिए उनका, राष्ट्र संघ के द्वारा निशस्त्रीकरण के लिए। ठीक है। आखिरी के प्रश्न लेते हैं, टिप्पणी करना है। दो कॉन्सेप्ट दिए गए, प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध, विश्व युद्ध मत लगा दीजिए बीच में, अफीम युद्ध है प्रथम और द्वितीय। क्लियर। नेक्स्ट है जापान के आधुनिकीकरण और सैन्यवाद के उदय के बीच क्या संबंध है। क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुन लीजिएगा। जापान के आधुनिकीकरण और सैन्यवाद, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो दोनों अलग अलग आएंगे, या तो जापान के आधुनिकीकरण के उदय के कारण पूछे जाएंगे या फिर जापान के सैन्यवाद के उदय के कारण पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना एक प्रश्न के रूप में ही है दोनों को। ठीक है। इन दोनों प्रक्रियाओं के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। क्लियर है। कारण और प्रभाव आपको यहां पर चर्चा करनी है, कारण प्रभाव बताने हैं। क्लियर। चलिए आखिरी प्रश्न है द्वितीय चीन जापान युद्ध के कारण घटना और परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो यहां पर जो द्वितीय चीन और जापान का युद्ध हुआ था उसके कारण, घटनाएं और परिणाम बताने हैं आपको। तीन कॉन्सेप्ट यहां पर पूछे गए। अरे वाह, प्रश्न 11 भी आ गया है आपके सामने, 10 की जगह 11 प्रश्न हो गए, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा इसको भी। तृतीय विश्व बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार है। दरअसल क्या है कि मैं सिलेक्ट करता हूँ, बाकी टीम का काम होता है पूरा पीपीटी डिजाइन करना, तो उन्होंने कर दिया और मुझे याद नहीं कि मैं 10 की जगह 11 प्रश्न सिलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है ना, तो ले लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तृतीय विश्व शब्द क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, और इन देशों की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है, समस्याएं बतानी है। तो ये चार कॉन्सेप्ट, दो तीन कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपका आज का मॉडल पेपर होता है कंप्लीट। बीए थर्ड ईयर वालों के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, विश्व इतिहास की प्रमुख धाराओं वाले दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं आज। और जो आज लाइव क्लास देख रहे हैं उनको बोल रहा हूं, जिनका पेपर कल है वो आंसर शीट के लिए अप्लाई ना करे, और जिनका पेपर एग्जाम कल के बाद है, दैट मीन्स 4 तारीख के बाद है, वो आंसर शीट मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आंसर शीट लेने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और सब्सक्रिप्शन लेने की पूरी जो योजना है या जो भी प्रोसेस है वो आपको समझा दी जाएगी। क्लियर है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जिनका अभी पेपर होने वाला है या 1-2 दिन में एग्जाम आ चुका है और हमने मॉडल पेपर डिस्कस नहीं किया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, एंड तक बने हुए हैं, मॉडल पेपर का पूरा लाभ ले रहे हो तो थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करें यहाँ सेशन को भी, ताकि थोड़ा और मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचने लगेगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।